हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सीटेट एग्जाम 31 जनवरी को है। इसके लिए हमारे चैनल में आपके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया। इस क्रैश कोर्स में आप बहुत कम टाइम में अपने सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछली बार सीटेट का पासिंग रिजल्ट कितना गया था, ओनली 22%। फिर क्या बच्चे, लाखों बच्चे इस एग्जाम को परीक्षा देते हैं, फिर इतने कम बच्चे क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं? क्योंकि सीटेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपका अप्रोच बहुत सही होना चाहिए। आपको कुछ लिमिटेड सोर्स पढ़ने हैं, लेकिन उसको बार बार पढ़ना होता है। जैसे सीटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक को तो पढ़ना ही है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो मैंने सीरीज बनाई है इसमें एनसीईआरटी बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो टॉपिक के अंतर्गत जो लास्ट में प्रमुख शब्द उन सबको कवर किया है, ताकि अगर आपने एनसीईआरटी बुक को नहीं भी पढ़ा है, इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया, नोट्स बनाए और रेगुलरली रिवीजन किया, तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपका जो सीटेट में जूनियर लेवल साइंस का फर्स्ट टॉपिक था क्या था, भोजन, जिसका हम अब अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपका सेकंड टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले का टॉपिक नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। या आपने इससे पहले दूसरी क्लासेज जैसे सीडीपी की, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की क्लासेज, ईवीएस की, ईवीएस पेडागोजी की या साइंस पेडागोजी की क्लासेज नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट बनी, उन सारी क्लासेज को देख लीजिए। तो चलिए अब स्टडी करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो द्रव्य की अवस्थाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्रव्य होता क्या है। द्रव वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव किससे बोलेंगे, जो स्थान भी घेर रहा हो जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी हो, उसी को आप क्या बोलोगे, द्रव्य बोल सकते हो। क्लियर हो क्या। और द्रव कणों से मिलकर बना होता है और ये कण जो होते हैं सदा गतिमान अवस्था में रहते हैं। अब द्रव की फिर अलग अलग अवस्थाएं हो जाएंगी, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। इन दोनों पॉइंटों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये आपका क्या होता है, द्रव्य की एक अवस्था होती है, और जबकि ये आपका क्या है, द्रव्य है। क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब आपको पता है कि जो द्रव होता है, द्रव किससे, कणों से मिलकर बना होते हैं, और वो कण क्या करते हैं, आपस में हमेशा गति करते रहते हैं। क्लियर। तो ये जब कण है तो कणों के मन में कुछ न कुछ तो स्थान होगा ना, उसी स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान। द्रव के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और द्रव के कण परस्पर गति करते हैं, तो गति कैसे करते हैं, परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। द्रव के कण क्या करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, द्रव के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, कुछ भी नहीं करते, या आकर्षित व प्रतिकर्षित दोनों करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो द्रव के कण क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैंने क्या किया, ये सीरीज को बनाने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट तरीके से वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्मार्ट वे से आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए कि प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हमें देखना है कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना है। तो मैंने जो सीरीज बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके और एनसीईआरटी को बेस्ड बना के, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। अब द्रव की अवस्थाएं, तो द्रव के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक क्या करते हैं, द्रव की 5 अवस्थाएं मानते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता, अगर ऑप्शन में 3 और 5 दोनों है तो आपको 5 वाले ऑप्शन में टिक लगाना है, अगर 5 नहीं है तो आपको ऑप्शन में क्या, 3 टिक लगाना है। ठीक है। अब द्रव के मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अभी भी 3 अवस्थाओं को मानते हैं। जैसे कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं को मानते हैं। इसके अलावा आपके प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंस्ड, ये भी क्या होती है, द्रव की अवस्थाएं होती है। तो द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्य रूप से 5 अवस्था होती है। पहली ठोस अवस्था, द्रव अवस्था,
गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडक्शन, ये क्या होती है? द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। अब द्रव के कणों के मध्य में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा स्थान पाए जाते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान। अब इसमें कौन कौन से, जैसे ठोस में होते हैं, तो ठोस में आपके क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। जो कण होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास, और बहुत पास पास होते हैं। इसके अलावा ठोस का जो आयतन होता है, वो आकार, दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसके अलावा जो द्रव होते हैं, द्रव में जो आपके कण होते हैं थोड़े कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े से दूर दूर। ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, जबकि गैस की अपेक्षा कैसे होते हैं? पास होते हैं, जैसे ये होता है। तो द्रव का क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आपका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्लियर? अब इसके बाद जैसे हम देखते हैं गैस के बारे में, तो गैस में जो कण होते हैं बहुत ही दूर दूर तक होते हैं, इसलिए गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे जब कण पास पास में, तो उनके मध्य में बल भी होता है, अधिक होता है। तो सर्वाधिक अंतरा आणविक जो बल होते हैं किस में होता है? ठोस में। उसके पश्चात आपका द्रव में, और सबसे कम होता है आपके गैस में। अब चलिए हम द्रव की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे आपके द्रव की अवस्थाएं होती है, तो ये क्या होती है? अंतः परिवर्तित हो जाती है। तो द्रव की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती कैसे हैं? ताप व दाब में परिवर्तन करके। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर इनमें परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे आपने टेम्परेचर को कम कर दिया या प्रेशर को बढ़ा दिया, तो अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन। जैसे आप जल ले लीजिए, ठीक है, जल का आप क्या करिए? टेम्परेचर को बहुत कम कर दीजिए, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ना, क्योंकि जल क्या होता है? द्रव अवस्था में। जब ये बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है तो कैसे हो जाता है? ठोस अवस्था में। जैसे आप देखते हैं आपके घर में फ्रिज वगैरह होगी, तो आप जल लेते हैं ना पानी, उसको क्या कर देते हैं? रेफ्रिजरेटर में जाके फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में क्या हो जाता है? उसका ताप बहुत कम हो जाता है। जब ताप कम हो जाता है तो क्या होता है? ठोस अवस्था में, बर्फ में परिवर्तित हो जाती है ना। क्लियर? तो आपने देखा कैसे उसका परिवर्तन हो गया द्रव से ठोस अवस्था में। फिर आप उसी ठोस को ले लीजिए, अब उसका क्या करिए? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अब टेम्परेचर बढ़ते धीरे धीरे क्या होगा? पुनः क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में आ गया। तो ठोस से आप क्या आ गए? द्रव अवस्था में। अब तो द्रव अवस्था में जल के रूप में आ गया, फिर भी इसका ताप बढ़ाते रहिए, मतलब इसको गर्म करते रहिए। कुछ समय पश्चात ये क्या होगा? वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या हुआ? जिससे अवस्थाओं का परिवर्तन हो जाता है। अवस्थाओं का परिवर्तन मुख्य रूप से कैसे होता है? तापमान व दाब में परिवर्तन करके। क्लियर हो गया? कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें किसी अवस्था का परिवर्तन करना है। अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? ताप में वृद्धि करके, दाब में वृद्धि करके, ताप व दाब दोनों में वृद्धि करके, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? ताप व दाब दोनों में वृद्धि करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जितने भी पॉइंट लिए मैंने सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, ताकि इस पीडीएफ से जब आप पढ़ें तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को किसी भी कंडीशन में भूलें नहीं, और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आपकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? सॉलिड, गैस और लिक्विड। अब जैसे इन पे देख सकते हैं कि कण कैसे, सॉलिड के जो कण है बहुत ही पास पास में है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इमेज लगा के आपको हर एक पॉइंट समझा रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अब जैसे गैस, गैस के क्या होते हैं? कण कुछ दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, जबकि गैस की अपेक्षा पास होते हैं। और सॉलिड का क्या होता है? आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। गैस का क्या होता है? ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। लिक्विड का क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? अंतरा आणविक बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। गैस में अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। लिक्विड में ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस की अपेक्षा अधिक होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे इस ठोस को गर्म करने पे क्या होगा? जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करने पे क्या हो जाता है? ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं आपके जो ठोस अवस्था को गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर सीधे गैस अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। सामान्यतः क्या होता है? ठोस को गर्म करने पर ठोस क्या होता है? लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है। लिक्विड को गर्म होने पर लिक्विड फिर गैस में चेंज होती है।
अगर गैस को पुनः गर्म करते हैं तो गैस पुनः आपका लिक्विड में चेंज होता है। क्लियर हो गया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परावर्तित हो जाते हैं, उससे आप क्या बोलते हो, ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हो। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस। अब द्रव तथा ताप का परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पे क्या होता है, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी ठोस के ताप बढ़ाने पे क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ताप का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए मात्रक से रिलेटेड, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। अब ऊर्ध्वपातन, अभी मैंने आपको बताया ना सब्लिमेशन प्रोसेस होती क्या है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, उससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे ठोस है, अब इसका आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो द्रव में ना होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, ऊर्ध्वपातन। और इस प्रक्रिया में जो प्रमुख पदार्थ होते हैं उससे आप बोलते हो ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे आपका कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, पार, इन सब चीज़ों को क्या होता है, अगर आप ठोस अवस्था से गर्म करते हैं तो सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होता है, आपका कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, ये सब क्या ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। क्लियर हो क्या। अब चलिए हम गलनांक देख लेते हैं। गलनांक बिंदु क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस बिंदु को उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ जिस बिंदु पर ठोस से गैस में, बर्फ क्या होती है, जल में परिवर्तित जिस बिंदु पर होती है, जिस बिंदु पर वो गलना प्रारंभ हो जाए, वही उस बिंदु का, उस पदार्थ का क्या होता है, गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, 273.16 केल्विन। अब बर्फ को 273.16 केल्विन पर गर्म कीजिए तो तुरंत क्या होगी, द्रव में परावर्तित हो जाएगी। तो इसे सरल शब्दों में आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिस बिंदु पर कोई भी पदार्थ गलना प्रारंभ हो जाए वही उसका क्या होता है, गलनांक होता है। क्लियर हो क्या। अब जैसे गुप्त ऊष्मा के बारे में देख लीजिए। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परावर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस पदार्थ की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। कह रहा वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वायुमंडलीय दाब पर निर्धारण किया जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस है उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए, अब ठोस अवस्था है, अब ठोस से जिस बिंदु पर वो गलना प्रारंभ हो जाता है, गलना प्रारंभ होता है तो किसमें चेंज होता है, द्रव में। तो कह रहे ठोस अवस्था से गैस अवस्था, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने के लिए जितनी उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आने के लिए अगर आ रहा है डायरेक्ट, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलेंगे। अगर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है तो द्रव अवस्था में जिस बिंदु पर आना प्रारंभ हो जाएगा, जिस बिंदु पर गलना प्रारंभ हो जाएगा, उसे उसका क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ आपकी लैंग्वेज में, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उससे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, क्वथनांक। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, उबलने लगता है, वही उस पदार्थ का क्या होता है, क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आपका जल क्या होगा, उबलने लगेगा। तो जल का क्वथनांक क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो क्या। अब चलिए हम देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परावर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, वही आपकी क्या होती है, वाष्पीकरण। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। अब द्रव के ताप का प्रभाव तो आपने पढ़ लिया कि ताप में वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। अब पढ़ लेते हैं द्रव पर दाब का परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर हम प्रेशर में कुछ चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने टेम्परेचर का तो देख लिया कि टेम्परेचर में चेंज भी हो रहा है, अब प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अगर आप प्रेशर में वृद्धि व ताप में कमी करते हैं तो गैस को द्रवित होती है। क्या, दाब में वृद्धि करें और ताप में कमी, तो उस टाइम पे गैस आपकी क्या होगी, द्रवित हो जाएगी। और दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। कोई भी द्रव दे देगा, कई बार आपसे द्रव का नाम दे देगा कि
इस द्रव को हमने क्या किया, क्वथनांक बढ़ाया, या दाब, क्वथनांक बढ़ाना है तो हम उसके ताप में परिवर्तन करें या दाब में। या द्रव को दाब बढ़ाने पर क्या होगा, उसके क्वथनांक बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। दाब के एसआई पद्धति में मात्रक क्या होते हैं, दाब के एसआई पद्धति में मात्रक होता है आपका पास्कल। CO2 को क्या बोलते हैं, CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। अब आपको द्रव का वर्गीकरण, द्रव का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में ना हो पदार्थ, उसे आप क्या बोलोगे, मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित है, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ के आपके तत्व होते हैं, जैसे तत्व होता है यौगिक, ये किसके अंतर्गत आते हैं, शुद्ध पदार्थ। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक भाग का जो होता है संगठन निश्चित होता है, ये इतने ही संगठन में होगा, उससे आप क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे कार्बन क्या एक प्रकार का तत्व है, ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है, नाइट्रोजन एक प्रकार का तत्व है। अब यौगिक क्या होते हैं, तत्व पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम यौगिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब याद रखिएगा, जैसे कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है कि तत्व और यौगिक किसके अंतर्गत आएंगे, मिश्रण के अंतर्गत या शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। इसीलिए मैंने एक पॉइंट को हेडिंग के सहित अच्छे से लिखा है, ताकि आप PDF से भी पढ़ें तो आसानी से समझ में आ सके। तत्व क्या होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप भौतिक विधि का प्रयोग करें, रासायनिक विधि का प्रयोग करें, इसे अन्य किसी में अपघटित कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो वे शुद्ध पदार्थ, क्योंकि तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से अपघटित ना करें, उससे हम क्या बोलेंगे, तत्व। अभी तक कितने 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, 118। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, तत्व को फिर हमने धातु, अधातु व उपधातु में भी वर्गीकृत किया है। जैसे आपका शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, आपका तत्व और यौगिक, ये किसके अंतर्गत आते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, क्लियर। इसके पश्चात जो आपका तत्व होता है, तत्व को हमने क्या कर दिया, अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया, धातु में, अधातु में, उपधातु में। अब जैसे में अलग अलग चीज़ें बनानी होती है, तो कहीं पे हमें धातु का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं उपधातु को, कहीं उन सबको मिलाना पड़ता है। इन सब के बारे में आगे देखते हैं। अब यौगिक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के अंदर कि 2 चीज़ें आ रही थी ना, आपके तत्व और यौगिक। तो तत्व तो आप समझ गए क्या होता है, फिर तत्व के भाग भी समझ गए। अब हम देखते हैं यौगिक के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, या फिर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा एक वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड के कारण कितने कम बाद हो रहा है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। अब इस एग्ज़ाम को आपको हर हाल में क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि KVS की भी वैकेंसी आने वाली है, और उसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा UPSC सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, और भी कई वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम तो हर हाल में क्वालिफाई होना ही है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक पॉइंट के नोट्स बनाइए, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से PDF पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अब यौगिक में क्या होता है, 2 से अधिक या 2 से अधिक तत्व होते हैं, लेकिन तत्व कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। कौन, यौगिक। जैसे यौगिक का संघटक क्या होता है, निश्चित होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे आपका मिश्रण होता है, मिश्रक का संघटक निश्चित नहीं होता, जबकि यौगिक का संघटक कैसे होता है, निश्चित होता है। अब जैसे तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए आप देख लेते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। धातु, धातु किससे बोलते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन, उससे आप क्या बोलते हो, धातु बोलते हो। अब धातु कौन कौन से होती हैं, आपको पता होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर धातुओं की वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो क्या करते हैं, एक प्रकार की निनाद, रीडिंग साउंड उत्पन्न करती हैं। अब आपके पास जैसे अलग अलग धातु की चीज़ें होती हैं, उन्हें आप थोड़ी सी आपस में टकराइए या किसी चीज़ से कठोर सतह से टकराइए, तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है ना,
क्योंकि धातुओं में क्या होता है, धात्विक ध्वनि होती है। इसके अलावा धातुओं में आपकी धात्विक चमक भी होती है। अब इसके अलावा जैसे क्या होते हैं, कठोर, चमकीली, आघातवर, तन्यता, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक, ये क्या होते हैं, धातुओं के गुण होते हैं। जैसे धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन सोडियम सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे सामान्य रूप से आप चाकू से भी काट सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। धातुएं क्या होती है, चमकीली, क्योंकि धातु में अपनी एक स्वतः धात्विक चमक होती है। धातुएं आघातवर्त होती हैं। आघातवर्त का तात्पर्य क्या होता है, जल्दी से टूटती नहीं, भंगुर नहीं होती कि थोड़े से आघात पे टूट जाए। तन्य क्या होते हैं, धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं। जैसे सोना सब सर्वाधिक तन्य धातु होती है कि सोना के सर्वाधिक पतले तार खींचे जा सकते हैं। ऊष्मा धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे आपके घर में कोई धातु, उसे कुछ देर गर्म करिए, देखिए उसके बाद आप उसको छू के देखिएगा, बहुत गर्म हो जाएगी ना, ज़्यादा गर्म हो तो मत छूइएगा, ठीक है। जो बोले मैम ने तो बोला था। धातुएं आपकी क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्लियर। इसके अलावा धातु में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक के गुण होते हैं। जैसे कॉपर कॉपर क्या एक प्रकार की धातु है, और ये कैसे होती है, विद्युत की सुचालक होती है। क्योंकि हम जो तार वगैरह बनाते हैं, वायर बनाते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ से 2 पॉइंट आपको क्लियर रखने। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु होती है चांदी, और लेकिन हम प्रयोग किसका करते हैं, कॉपर का, क्योंकि चांदी महंगी होने के कारण इसका हम तार के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु होती है आपकी चांदी। चांदी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब धातुओं के उदाहरण जैसे आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या प्रमुख धातुओं के उदाहरण हैं। अब जैसे अधातु क्या होती है, अधातु में जैसे आपका सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस, ये सब क्या आपकी अधातु हैं। और सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और पारा एकमात्र ऐसी धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन पारा एक आपकी ऐसी धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं पारा पारा एक धातु है कि अधातु। बच्चों को कई बार इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है कि पारा क्या है। पारा एक प्रकार की आपकी धातु है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब धातुएं कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि धातुएं क्या करती हैं, धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं। धातुएं कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। और पारा क्या होती है, पारा एक ऐसी धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। क्लियर हो क्या। अब जैसे सोडियम सोडियम क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है। लेकिन इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम बहुत ही अप्रक्रियाशील है, ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अप्रक्रिया कर देता है। और इस अप्रक्रिया से क्या होती है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने कई बार मैजिक शो वगैरह में शायद देखा होगा कि वो क्या करते थे, जलने लगते, पानी लेते हैं, उसको कहते हैं देखिए मैंने जला दिया। तो उसमें जलाते नहीं, मुख्य रूप से क्या होता है, सोडियम धातु होती है। सोडियम धातु क्या करते थे, ऑक्सीजन के साथ ऐसे हवा में जलने लगती है ना आग, तो क्या करती है, ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत जल्दी अपक्रिया कर देती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो मुख्य रूप से वो किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम का। इसीलिए सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी धातु है जिसे आप केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो कौन सी, सोडियम। और जबकि पोटेशियम कैसी धातु होती है, पोटेशियम को हम सामान्य रूप से चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आप धातुओं के कुछ प्रमुख गुण के बारे में देख लीजिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धातु में क्या होती है, आपकी धात्विक चमक पाई जाती है। हर धातु की अपनी एक धात्विक चमक होती है। जैसे हम विभिन्न प्रकार के सजावटी आइटम भी बनाते हैं ना, तो क्यों उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे चांदी चांदी एक धातु, उसकी एक अलग विशेष चमक होती है। सोना सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में करते हैं, क्योंकि उसकी एक विशेष चमक होती है। धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे चांदी चांदी विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक धातु होती है। धातुएं आघातवर्तनीय होती हैं। जैसे आप आभूषण बनाते हैं सोना व चांदी से, अगर ये तुरंत टूट जाए, भंगुर हो, तो क्या आप इनसे बना सकते, नहीं बना सकते ना। इसीलिए धातुएं हमारी कैसी होती है, आघातवर्तनीय होती हैं। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, और सर्वाधिक तन्य धातु होती है आपके सोना। धातु का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। अब गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, ठीक है। अब धातु का घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिए। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं, इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा धातु का गुण है, इसको याद रखिएगा।
अब चलिए अब आधातुओं के बारे में देख लीजिए। आधातु वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, ऊष्मा या विद्युत के सुचालक नहीं होते, उन्हें आप क्या बोलते हो? अधातु। अब अधातु के गुण क्या होते हैं? अधातु में धात्विक चमक भी नहीं पाई जाती, लेकिन दो आपके ऐसे अधातु हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दोनों में क्या होता है? धात्विक चमक पाई जाती है। अधातु का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पे आप धातुओं से रिलेटेड समझ लीजिए ताकि मैं आपको दोनों चीज़ें आसानी से याद हो जाए। जैसे धातुओं में क्या होती है? धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। आपकी दो अपवाद धातु हैं, आयोडीन व क्लोराइड, जिसमें क्या होता है? धात्विक चमक पाई जाती है। क्लियर? अधातु का घनत्व कम होता है, जबकि धातु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? अधातुएं जो भी होती है आपकी हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, जबकि आपकी धातुएं क्या करती है? विद्युत धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं। अधातुओं में क्या होता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण का तात्पर्य क्या होता है? बहुत जल्दी टूट जाती हैं, जबकि आपकी धातु कैसे होती है? आघातवर्धनी होती है, बहुत कम टूटती हैं। और धातुओं में क्या होता है? आपका तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्लियर हो क्या? अब चलिए उपधातु के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपकी आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके दो प्रमुख उपधातु हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या? दो प्रमुख उपधातु हैं। उपधातु में क्या होता है? जिसमें धातु और धातु और अधातु दोनों का सम्मिलित रूप से गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। अब मिश्रण क्या होता है देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त द्रव्य जो होता है मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दें, उससे क्या होता है? जो प्राप्त द्रव्य होता है वो आपका क्या होता है? मिश्रण। अब तत्व मैंने आपको क्या बताया था? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से उनके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें आप क्या बोलते हो? तत्व। यौगिक क्या होता है? यौगिक वे पदार्थ जिसमें उसका संघटक एक निश्चित अनुपात में होता है, उन्हें आप यौगिक बोलते हो। अब मिश्रण क्या होता है? उसमें तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से अनुपात निश्चित नहीं होता, उससे आप क्या बोलते हो? मिश्रण बोलते हो। क्लियर हो क्या आपका पॉइंट? ठीक है। अब मिश्रण के अवयव परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। अगर मिश्रण के अवयव परस्पर रासायनिक क्रिया कर लें तो कुछ और ही बन जाए। मिश्रण के अवयव परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करते, और जब परस्पर ये रासायनिक क्रिया नहीं करते तो मिश्रण को अवयवों को अब सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे आपने क्या किया? नमक का घोल बनाया पानी में, तो उसको आप पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने नमक का घोल बना दिया, उसको गर्म करिए, तो कुछ समय पश्चात जब पानी का वाष्पीकृत हो जाएगा तो शेष नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्या करते थे? परस्पर क्रिया नहीं करते रासायनिक, इसलिए उसे भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। तो मिश्रण के आपके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण के समस्त भाग का एक अवयव समान होता है। इस समांगी मिश्रण में क्या होता है? जितने भी आप अवयव लेंगे सभी एक समान रूप से होते हैं। जब सभी अवयव समान रूप से हो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, वायु आपका क्या? एक प्रकार का मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण के समस्त अवयव के भाग समान नहीं होते, अर्थात विषमांगी मिश्रण में जो मिश्रण होते हैं समान रूप से वितरित नहीं होते, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होता है उससे क्या बोलते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। अब विलयन में जो घुलित पदार्थ होता है, जो खुल जाता है, उससे आप क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हो। और जिसमें घोला जाता है, विलेय पदार्थ को जिसमें घोला जाता है उससे क्या बोलते हो? विलायक बोलते हो। जैसे आप शरबत बनाना, ठीक है, शरबत में आप पानी क्या होता है? पानी में ही तो चीनी घोली जाती है, तो पानी यहाँ पे आपका क्या हो गया? विलायक हो गया, जबकि चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई, ध्यान रखिएगा। अब कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं? कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको भौतिक विधियों के द्वारा इसके घटकों को अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ होती हैं? जैसे पहले हस्तचयन विधि होती है,
जैसे आपने बहुत सारे सामान को क्या होता है, जैसे आप घरों में अनाज आता है, ठीक है, अनाज में क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, तो उसको आप हाथ से हटा देते हैं ना, तो कौन सी विधि हो गई, हस्त चयन विधि। इसके अलावा दूसरी आपकी विधि कौन सी होती है, चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि जैसे भारी भारी अन्न की, जैसे आप भूसा वगैरह होता है, जो छोटे छोटे हल्के कण होते हैं, पवन से उड़कर दूर चले जाते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, चालन विधि का। ये चालन विधि में क्या करते हैं, जैसे छानते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आती है, चालन विधि के अंतर्गत। जैसे हम अपने घरों में क्या होता है, आटा होता है, आटा में चोकर भी होता है ना, अब उस चोकर को छानने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं चालन विधि का। ऐसे छलनी से छान लेते हैं ना, तो कौन सी विधि हो गई, चालन विधि हो गई। ये आप जैसे इमेज देख सकते हैं। अब इसके अलावा निष्पावन विधि क्या होती है, निष्पावन विधि में देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ था, जो आपका भूसा वगैरह था, ये सूप का प्रयोग कर रही हो सकता है, आप सबने देखा भी होगा सूप क्या होते हैं। इसमें जो हल्के कण होते हैं हवा के माध्यम से दूर चले जाते हैं, जबकि भारी कण होते हैं वो आपको पास से प्राप्त हो जाते हैं। ये विधि आपकी क्या होती है, निष्पावन विधि होती है। इसके अलावा आपकी अवसादन व निस्तारण विधि वो होती है। ये ना विधियों को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड ये पूछ लेता है, इनमें से कौन सी विधि है जिसके माध्यम से मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इन विधियों को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब समांगी मिश्रण के घटकों को, अभी आपने किसको देखा था, विषमांगी मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधियां जो होती हैं, कि विषमांगी मिश्रण को किस प्रकार से अलग करना है। अब आप देख सकते हैं समांगी मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक्करण करना है। जैसे आपकी पृथककारी कीप होती है, पृथककारी कीप के माध्यम से या फिल्टर पेपर का प्रयोग करके इससे हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख विधियां आती है आपकी ऊर्ध्वपातन, आस्वन, वाष्पन। ऊर्ध्वपातन क्या होती है, जब ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वाष्पन होती है, जैसे समुद्र जल से नमक प्राप्त करना है, वाष्पन तथा संघनन, इन सब में क्या होता है, अलग कर सकते हैं। अब पदार्थ में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पुनः उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने किसी पदार्थ का परिवर्तन किया, पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका कैसा है, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपने दूध से दही बना दिया, अब दही से आप पुनः दूध नहीं बना सकते, तो कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब चलिए आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिएगा। जैसे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये परिवर्तन कैसे, उत्क्रमणीय, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन का तात्पर्य होता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता, आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, उसमें नया पदार्थ बन जाता है, आप दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, और कुछ पदार्थों को क्या क्रिस्टलीकरण द्वारा विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। अब भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात ये परिवर्तन तभी तक रहता है जब तक परिवर्तन का कारण रहता है। कारण समाप्त हो गया, आपका परिवर्तन समाप्त हो गया। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जो अस्थायी होता है, तो आपको होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप किसी पदार्थ का कोई विशिष्ट गुण है, उसमें अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर विशिष्ट गुण में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, तो वो परिवर्तन आपका कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा, अस्थायी परिवर्तन। क्योंकि भौतिक परिवर्तन तभी तक रहता है जब तक उस परिवर्तन का कारण होता है, कारण को आपने हटा लिया, परिवर्तन भी समाप्त है। जैसे चुंबकत्व, चुंबकत्व कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे आपने किसी धातु में लोहा, उसमें चुंबकत्व का गुण है, तभी तो लोहा का चिपकाएगी। आपने उसको चुंबकत्व का गुण समाप्त कर दिया, और लोहा का चिपकाएगी नहीं, चिपकाएगी ना। तो आपने क्या किया, उसके कारण को समाप्त कर दिया, जो चुंबकत्व का गुण था उसको समाप्त कर दिया। तो आप किसी भी लोह के धातु के पास लेके जाएंगे, उसको नहीं चिपकाएगी। इसलिए कैसा परिवर्तन होता है, एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लेकिन इन्हीं सबको बार बार पढ़ना है। आपको अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखिए। किसी भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पहले क्या देखना है, अपना सिलेबस। आप
किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसको सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे किसी भी जगह जाना होता है तो पहले तो आपको उसकी मंजिल पता होनी चाहिए ना, कि हमें उस जगह पे जाना है। फिर आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए ना, कि हमें इस तरीके से जाना है, ऑटो से जाना है, टैक्सी से जाना है, ट्रेन से जाना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने घर से निकल के चलो पहुंच ही जाएंगे। पहले अपनी मंजिल डिसाइड करिए। और अभी आपकी मंजिल क्या है? सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना। और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके जो साधन होंगे, तो उसमें प्रमुख साधन आपका क्या होगा? सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सिलेबस को ख़त्म करना है, किस सिलेबस से आपका पेपर बनेगा। जब आपको अपने जहाँ भी आपकी टेबल है वहाँ पे पहले सिलेबस लगाइए और डेली टिक करिए कि आपने सिलेबस में कितना पार्ट को कवर कर रहे हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को पढ़ना है। तो सीटेड एग्जाम का अपना सिलेबस देख सकते हैं, यही टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ने हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक क्या था? फूड, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया। और सेकंड टॉपिक आपका द्रव्य की अवस्था, जिससे आप पढ़ रहे हैं। और इसको भी पढ़ना कैसे? एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। ये कैसा होता है? एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन के कारण को हटा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप मूल प्राप्ति संभव नहीं है। अपने परिवर्तन का कारण हटा भी लेंगे फिर भी उस मूल की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात इसमें क्या होता है? उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो पुनः उस पदार्थ को प्राप्त करना असंभव होता है। रासायनिक पदार्थ में क्या होता है? विशिष्ट गुण में परिवर्तन हो जाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था? विशिष्ट गुण में परिवर्तन नहीं होता। जैसे लोहे पर जंग लगना, कैसा परिवर्तन? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर हो क्या? अब चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग कैसे लगती है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन से होता है? तो जैसे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो लोहा क्या कर देता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर देता है। ऑक्सीजन में जल होता है, जल और इन सब से क्रिया कर से क्या बनता है? जंग, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। ये क्या होता है आपका जंग का फार्मूला। इसे केमिकल रूप से क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। जैसे आप कोई लोहे की चीज़ होती है, काफ़ी टाइम तक आपको उसको हवा में, पानी में पड़ी रहने दीजिए, उसके पश्चात उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है, हल्के भूरे रंग की जंग लग जाती है ना। तो कैसे लगती है जंग? क्योंकि उसमें क्या होता है? जो आयरन होता है ऑक्सीजन से और जल से परस्पर अपक्रिया कर लेता है। परस्पर अपक्रिया करके बोलते हैं आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी आयरन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। इससे कई बार फेरस ऑक्साइड करके भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे दूध से दही बनता है, दही कैसा? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से आप पुनः दूध नहीं प्राप्त कर सकते। तो कैसा परिवर्तन? रासायनिक। अब यहाँ पे आप दूध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे दूध होता है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है? आपका दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध आपको मीठा लगता है। और दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दूध जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो लैक्टोज शर्करा क्या होती है? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण दही हमें क्या लगता है? खट्टा। तो दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और दूध से दही में परिवर्तन के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। और दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज आपका सीटेट का जो सेकंड टॉपिक था द्रव्य की अवस्थाएं, उसको हमने कवर किया। आपको फिर भी अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिर अगर आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हर पॉइंट के नोट्स आप खुद जरूर बनाइए एक बार, उसके बाद आप एक बार इस PDF से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।